जानकारी ये मिल रही है कि हमास और इजराइल के बीच समझौता हो गया है। जितने भी बंधक हमास के पास हैं वो उनको चरणबद्ध तरीके से रिहा करेगा। शुरुआत हमास की तरफ से ही होगी। जितने भी इजरायली नागरिक हैं उनको वो रिहा करेगा। इसके बाद इजराइल जो हमास के लोग हैं उनको रिहा करेगा और जो शुरुआती ये युद्ध विराम है ये कुछ सप्ताह के लिए होगा, 6 सप्ताह के लिए होगा और 1.5 महीने में ये देखा जाएगा कि किसी ओर से किसी तरह की कोई युद्ध विराम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, किसी तरह की धोखेबाजी तो नहीं है। इसके बाद इसको पूरी तरीके से लागू किया जाएगा और जो शेष बंधक होंगे, जैसे हमास के पास इस समय 90 से अधिक इजरायली नागरिक हैं जिनमें महिलाएं भी हैं, तो शुरू में महिलाओं को रिहा करेगा हमास और उसके बाद फिर इजराइल भी ऐसा करेगा। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति चुन लिए गए थे तो उन्होंने ये कहा था और ख़ास तौर से हमास को ये चेतावनी दे दी थी कि वो 20 जनवरी यानी उनके शपथ ग्रहण से पहले पहले जितने भी बंधक हैं इजराइल के उनको रिहा कर दे, अपने वतन जाने दे, अपने लोगों के बीच में जाने दे और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 20 जनवरी में अब मात्र 4 दिन बचे हैं, 4 दिन बीच के हैं और 5वें दिन 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और ओवल ऑफिस को टेक ओवर करेंगे। उससे पहले कतर की पहल पर, अमेरिका की पहल पर ये जो दोहा में बैठक हुई है इसमें हमास के भी अधिकारी मौजूद थे, इसमें इजराइल के भी थे। सबसे अहम बात जो सूचना आ रही है वो ये है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के भी प्रतिनिधि थे और जो बाइडेन के भी प्रतिनिधि बातचीत में शामिल थे और इस समझौते के 19 जनवरी को लागू होने की संभावना है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से 1 दिन पहले ये लागू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी सूचना है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था और उस अटैक में करीब 1200 लोगों की हत्याएं कर दी गई थी। करीब 250 के आसपास 251 लोगों को, जो इजराइल के लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया था, जिनमें महिलाएं भी थी। इनमें से काफ़ी मारे जा चुके हैं और कुछ अभी जीवित हैं। करीब 100 के आसपास इजराइल वापस ले चुका है अपने नागरिकों को और जो बचे हुए हैं उनको अब अमेरिका की चेतावनी और दखल की वजह से इजराइल में वो वापस जाने वाले हैं, वापस इजराइल उनको हासिल करने वाला है। इस युद्ध में करीब करीब 15 महीने का आप ये संघर्ष समझ लीजिए, इसमें 46,000 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल के भी हैं, इजराइल की सेना के भी हैं। इजराइल पर भी अटैक हुआ है, ईरान ने भी किया है, हिजबुल्लाह ने भी किया है, हमास ने भी किया है और इजराइल ने इन तीनों पर किया है। पूरी गाजा पट्टी में तो करीब करीब 90% जो लोग हैं वो विस्थापित का जीवन जीने के लिए अभिशप्त कर दिए गए हैं। उधर लेबनान पर भी अटैक हुए हैं, हिजबुल्लाह के जो प्रमुख थे वो मारे गए हैं। इनके कई कमांडर काम आए हैं इस बीच, बहुत सारे हमास के जो लीडर थे या कमांडर थे वो भी मारे गए हैं और हमास के तो एक तरीके से इन्होंने चिथड़े उड़ा करके रख दिए हैं। इनकी जितनी सुरंगें थी, अंडरग्राउंड जितना इनकी व्यवस्था थी
उसको भी ध्वस्त करके रख दिया है। और हमास का जितना भी ये गाजा पट्टी का इलाका था, ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। नुकसान इजराइल का भी हुआ है, लेकिन जितना बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह का और हमास का हुआ है, और बहुत हद तक ईरान का भी इजराइल ने किया है अटैक से, इसके बाद जाकर के, यानी 46,000 नागरिकों के मारे जाने के बाद अब जाकर के डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, उससे ठीक पहले ये समझौता सिरे चढ़ा है। अभी हमास ने इसकी पुष्टि कर दी है, कतर ने इसकी पुष्टि कर दी है। अमेरिका के चुने हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक मैसेज आ गया है एक सोशल मीडिया मंच पर, और उन्होंने कहा है कि ये समझौता हो गया है। लेकिन अभी तक भी इजराइल की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। नेतान्याहू अभी चुप हैं। हो सकता है वो इसलिए चुप हों कि पहले उनकी कैबिनेट इसको अप्रूव कर दे, तब वो जाकर के इसकी घोषणा करेंगे। लेकिन चूंकि अब इसके समझौते को लागू होने में मात्र बीच में 2 ही दिन का समय बचा है, 3 दिन का ही समय बचा है। 19 जनवरी को ये लागू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो मुझे लगता है कि 1 आध दिन के भीतर ही इजराइल भी इसकी पुष्टि कर देगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये इस पूरे इलाके में शांति स्थापित होती है, तो क्या इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका रुख करेंगे और इसे भी रोकने के लिए अपना निर्णायक प्रभाव दिखाएंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अमेरिका के पास खैरात में लुटाने के लिए धन दौलत नहीं है और हम अब यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे। यानी जेलेंस्की की अगर मदद बंद कर देगा अमेरिका, तो फिर जो नेटो के देश ऑलरेडी अमेरिका की खैरात पर ही अपनी सारी गतिविधियां चलाते हैं, तो वो भी जेलेंस्की की मदद क्यों करेंगे? और ये माना जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे रिश्ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध और भी और आगे बढ़े, तो इसलिए इस बात की भी संभावना है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है ये भी ख़त्म होगा। अब नहीं होगा, 2-4 महीने के भीतर ख़त्म होगा, लेकिन ये ख़त्म होगा। और जब अमेरिका किसी भी तरह की मदद ही देना बंद कर देगा, तो जेलेंस्की कहाँ तक युद्ध लड़ेंगे? पहले ही यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, उसकी बहुत सारी सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जो भूभाग है, ज़मीन है, वो रूस हथिया चुका है, अपने कब्जे में ले चुका है। सवाल तो अब ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर इनके बीच में युद्ध विराम होता है, तो जो ज़मीन ऑलरेडी रूस ने कब्जा ली है उसका क्या होगा? लेकिन राष्ट्रपति पुतिन पहले ही इस बारे में संकेत दे चुके हैं, वो उस ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। तीसरी बात, बांग्लादेश में अब क्या होगा? यानी मोहम्मद यूनुस जब से टेक ओवर किए हैं बांग्लादेश को एक कार्यकारी प्रमुख सलाहकार के तौर पर, वो मिलिट्री के ही सलाहकार हैं, मिलिट्री का ही एक तरीके से वहाँ पर रूल है। और 5 अगस्त को शेख हसीना का तख्ता पलटे जाने के बाद से एक तरीके से जमात और जो कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी हैं और जो बीएनपी है, वो पर्दे के पीछे से सेना की मदद से वहाँ पर शासन प्रशासन चला रहे हैं। आप जानते हैं कि शेख हसीना 5 अगस्त को जब सत्ता से बेदखल की गई थी, जब उनका तख्ता उलट दिया गया था, तो उन्होंने भारत में शरण ली थी। वो अभी भी भारत में ही हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि बांग्लादेश ने उनका जो पासपोर्ट है वो भी रद्द कर दिया है और उन पर 200-250 मुकदमे लाद दिए गए हैं। उन्होंने प्रत्यार्पण के लिए भी कहा था, लेकिन भारत ने उनकी भारत में रहने की जो अवधि है उसको और बढ़ा दिया है। इसका मतलब साफ है कि भारत शेख हसीना को प्रत्यार्पित करने वाला नहीं है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है
कि मोहम्मद यूनुस के भी अब उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब राष्ट्रपति चुन लिए गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक संबोधन में ये बात कही थी कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं उन पर किसी भी तरह का वो अत्याचार, बर्बरता और क्रूरता नहीं होने देंगे। और बांग्लादेश में भी जो कुछ घटनाएं हुई थी उसका खास तौर से उन्होंने उल्लेख किया था। डोनाल्ड ट्रंप के शासन प्रशासन में भी कई हिंदू इस समय प्रमुख पदों पर हैं और ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और मोहम्मद यूनुस की जो बाइडेन के साथ, ओबामा के साथ, बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन के साथ जो नज़दीकियां हैं वो भी किसी से छिपी हुई नहीं रही हैं। यानी इनके रिश्ते डेमोक्रेट्स के साथ रहे हैं। ऐसे में रिपब्लिकन के जो राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इनको कब तक बर्दाश्त करेंगे और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद यूनुस कब तक टिके रहेंगे, ये भी देखना ज़रा दिलचस्प होगा। भारत 20 जनवरी का ही इंतज़ार कर रहा था। भारत की तरफ से संयम बरता गया है। वहाँ जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, बीच में हमारे विदेश सचिव ने भी ढाका की यात्रा की थी। उन्होंने मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की थी, अपने समकक्ष से भी मुलाकात की थी। वहाँ पर चैतन्य प्रभु समेत जितने भी हिंदुओं पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं उनके प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर की थी, अपनी नाखुशी जाहिर की थी और चिंता भी व्यक्त की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद ये माना जा रहा है कि जो भारत की चिंताएं हैं बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर के और बांग्लादेश की स्थिति को लेकर के भी, उसको भी अब अमेरिका, ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस करेंगे, उसको देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।